डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मार्च 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सामने हिंदी कंपोजिट 10th का बोर्ड का पेपर है। ये आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला पैराग्राफ पूछा हुआ है, सफर का साथी और सिर दर्द, उससे लिया हुआ है। इस पे आधा जो पैराग्राफ है इधर है और आधा पैराग्राफ दूसरे पेज पर है। उसमें पहला सवाल हमसे पूछा गया है, गद्यांश में प्रयुक्त शरीर के अंग। गद्यांश में बोले तो पैराग्राफ, ये गद्य का टुकड़ा, अंश यानी टुकड़ा, उसमें शरीर के अंग के कौन से नाम आए हैं। दो बॉक्स दिए हुए हैं, यानी हमें दो लिखना है। ठीक है, एक तो ऊपर ही आखिरी लाइन में दिया हुआ है सिर, तो हमने सिर लिख दिया। और यहां पर पहले पेज पर जो पैराग्राफ है वहां पर दिया हुआ है लास्ट लाइन में हाथ। ठीक है, तो सिर और हाथ दो हमारे शरीर के अंग है। एक नंबर हमको मिल गया। गद्यांश में आए व्यंजन, याद रखना इस लफ्ज को, व्यंजन यानी खाने पीने की चीजें। अब खाने पीने की चीजें, इसमें यहां पर पराठे, एक तो हमने पराठे लिख दिया, और दूसरा पहले पैराग्राफ पर दिया हुआ है पूरी कचौड़ी। पूरी कचौड़ी हमने यहां लिख दिया। अब इसका भी एक नंबर हमें मिल गया। आधा आधा नंबर करके से 2 नंबर हमने ले लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। जो गद्यांश है यानी पैराग्राफ है, उसमें अंग्रेजी लफ्ज कौन से है। ऐसे 2-4 है, लेकिन यहां पर देखो ये होल्ड ऑल है और यहां पर रिएक्शन है। ये 2 अंग्रेजी लफ्ज है, तो हम यहां पर लिख देंगे होल्ड ऑल और रिएक्शन, ये दोनों भी अंग्रेजी लफ्ज है। कितना इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए पूछा हुआ है। बस देख के जैसा के वैसा लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो आगे शब्द है उसके 2 समानार्थी शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों एक ही होते हैं, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं हम। रास्ता, रास्ता का जो पर्यायवाची होगा या समानार्थी होगा वो होगा पथ, मार्ग। ठीक है, 2 लिखना है हमको, रास्ता के 2 समानार्थी शब्द। तो एक तो हमने पथ और मार्ग, दोनों के मानी क्या होते हैं, रास्ता होते हैं। अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, रेल यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये कह रहे हैं कि रेल यात्रा में जाने से पहले हमें आरक्षण यानी रिजर्वेशन करना जरूरी है। ठीक है, इसके संदर्भ में हमको 3 से 4 लाइन लिखना है बगैर ग्रामेटिकल मिस्टेक के। अब इस सवाल के हजारों जवाब हो सकते हैं। आपने इसको अटेंड किया और कुछ ना कुछ लिखा, इसका मतलब आपको नंबर मिल गए। कुछ बच्चे इसको अटेंड ही नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो रेल यात्रा पे जाने से पहले आरक्षण करवाना जरूरी होती है ना। ये इसके बारे में 3 से 4 लाइन हम हजारों तरीके से लिख सकते हैं, है ना। उसमें मैं अपने तौर से बोल रहा हूँ और एक जवाब तो आपके सामने मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं अपने दिल से अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, हाँ, रेल यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण की आवश्यकता होती है और हमें करना भी चाहिए। आरक्षण करने की वजह से यानी रिजर्वेशन करने की वजह से हमारी सीट जो है वो फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमें किसी से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है। रिजर्वेशन करने की वजह से हमें सफर में आसानी होती है, हमें सोने को मिलता है, हमारे सीट पर हमारा अधिकार होता है। ऐसे हजारों तरह के जवाब आप लिख सकते हो। मन में जो आए वो, एकदम बड़े बड़े जुमले और बड़ा बड़ा फेंकने की जरूरत आपको नहीं है। सादे, सिंपल, स्वीट, बगैर ग्रामेटिकल मिस्टेक की आप 4 से 5 लाइन लिख देंगे, काफी हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छा, ये हम बोर्ड के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे पास ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो उनको भी सजेस्ट करता हूं, और आप जो देख रहे हैं उनको भी मैं अक्सर सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले 5 सालों के, कम से कम 5 सालों के पेपर आप सॉल्व करके जाइए। अगर आपके पास पिछले साल के पेपर्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुका हूं, वहां से आप पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जस्ट उसी के सामने उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है वीडियो की शक्ल में। पीडीएफ और वीडियो, ये 5 साल के पेपर कम से कम आप सॉल्व करके जरूर जाओ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। ओके, अब आपको पता है 2 पैराग्राफ होते हैं, हमने एक पैराग्राफ सॉल्व कर लिया। दूसरा पैराग्राफ
कौन सा है? एक बार एक बहुरूपियों के साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाएं। कौन से सबक की थी ये पैराग्राफ कौन से सबक का है? जरा मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। इसमें सवाल पूछा हुआ है, बहुरूपियों का साधु रूप ऐसा था, यानी बहुरूपिया जो था उसका साधु रूप कैसा था? माथे पर क्या था, सिर पर क्या था, नंगे शरीर पर क्या था और कमर में क्या था? हमें ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। ये असल में आसान बहुत है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चा अगर एक ही सवाल बहुत देर तक अटेंड करेंगे तो हो सकता है उसके अगले सवाल उसको शॉर्ट करना पड़ेगा या छूट जाएंगे, ठीक है। आसान तो बहुत है। देखो, माथे पर हमें ढूंढना है, माथे पर क्या था? तो यहां पर लिखा हुआ है, सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड। ये दिखाई दिया, माथे पर त्रिपुंड, तो हम लिख देंगे यहाँ पर त्रिपुंड। सिर पर क्या था? तो जटाएं थी, पहली लाइन में है, सिर पर जटाएं। नंगे शरीर पर भस्म, और नंगे शरीर पर क्या था? भस्म था, यहां लिखा हुआ है। उसके बाद कमर में लंगोटी, यहां लिखा हुआ है। ओके, 2 नंबर हमको मिल गए। हाँ, उसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द गद्यांश में ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द या विलोमार्थक शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द और अपोजिट वर्ड जिसे हम बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे क्या करते हैं, विलोमार्थक शब्द पढ़ते हैं, उनको पता भी होता है कि अपोजिट होता है, लेकिन जवाब में क्या लिखते हैं, वो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द लिख डालते हैं, ठीक है। तो इस बात का याद रखना कि वहां पर अपोजिट हमको लिखना है भाई। महल, महल का अपोजिट क्या होगा? झोपड़ी होगा, कुटी होगा। असफलता, उसका अपोजिट होगा सफलता। विलोमार्थक शब्द याद रखिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर वचन बदलना है। अब वचन बदलना है बोले तो अगर वहां पर एक वचन दिया हुआ है तो आप उसको अनेक कर दो, और अनेक वचन दिया हुआ है तो उसे एक वचन कर दो, बस। तो यहाँ पर डेरा, ये एक वचन है, इसका हो जाएगा डेरे, अनेक वचन कर दिया हमने। लंगोटी, तो यहां पर हम इसको अनेक वचन कर देंगे, लंगोटियां, ठीक है। अगर यहां पर लंगोटिया दिया हुआ होता है तब उसको एक वचन में तब्दील करते, लंगोटी, याद रखना। उसके बाद हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए, ठीक है। अब यहां पर तो इसके ताल्लुक से मैं ये 3-4 लाइन आपको दे रहा हूं, ये पढ़ लेना। हजारों जवाब इसके अपने एतबार से आप लिख सकते हो। पहला वाक्य तो उसी को आप कॉपी कर दो। हाँ, ये बात सच है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए, है ना। एकदम पहले लाइन में हमने सिक्सर मार दिया उसको, उसी का जुमला इस्तेमाल करके। यदि हम हमारे व्यवसाय के प्रति ईमानदार होते हैं तो हमारे व्यवसाय में बरकत आती है। यदि हम व्यवसाय में बेईमानी बरतते हैं तो बरकतें खत्म हो जाती हैं। व्यवसाय में ईमानदारी हमारे ग्राहक को बढ़ावा देती है, हमारे ग्राहक बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे बिक्री में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने व्यवसाय के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। ऐसे हजारों जवाब आते थे और एक आपको मैंने दे भी दिया, यहां से ये भी पढ़ लो। ओके, हाँ, अब 2 पैराग्राफ हो गए। अब हम नज्म की तरफ आते हैं। 4 नंबर की एक क्वेश्चन नज्म आती है और 4 नंबर की दूसरी नज्म आती है। ऐसे 8 नंबर की 2 नज्में हमसे पूछी जाती हैं, ठीक है। उसमें ये सोंधी सुगंध का एक आधी नज्म इसमें ली गई है और यहाँ पर 4 बॉक्स दिए हुए हैं। बीच में लिखा हुआ है बादलों के बरसने से आए परिवर्तन। बादलों के बरसने से कौन से परिवर्तन आए हैं, यानी चेंजेस आए हैं। परिवर्तन यानी चेंजेस। अब क्या चेंजेस आए भाई बादल के बरसने से, बारिश की होने से? तो यहां पर जो 3 लाइन है, 1 2 3, ये तो 3 बॉक्स में 3 आ गए। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत गाए। तरु यानी पेड़, दरख्त गीत गा रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, और हवा ने जो है वो अपनी झोली खोल ली है। और चौथे बॉक्स में हम ऊपर वाला लिखेंगे चारों ओर हुई हरियाली, बस इतना, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। ये भी लिखे तो कोई मसला नहीं है।
मैंने आपको पूरी पूरी लाइन लिखकर बताया, ये गलत नहीं है। हालांकि एक एक लफ्ज दो दो लफ्ज भी आ सकते थे। नंबर 1 हरियाली हुई, ताल तलैया मुस्काए, तरु गीत सुनाए, और पवन ने अपनी झोली खोली। इतना भी लिख सकते थे, लेकिन पूरी पूरी लाइन भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, इस बात को ख्याल रखो। उसके बाद पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये बड़ा सबसे बड़ा मसला रहता है कि हम ये क्वेश्चन बराबर लिखते नहीं हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, वो बच्चे जो बिल्कुल भी भावार्थ नहीं लिख पाते वो कैसे ट्रिक के साथ जवाब लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे आप कमेंट्स करो, तो इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में वो वीडियो की लिंक शेयर करूंगा। वो वीडियो आप देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम भावार्थ कैसे लिखना है। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है अंतिम 4 पंक्तियां, अंतिम यानी आखिर, आखिरी की 4 पंक्तियां कौन सी हुई भाई, यहां से यहां तक हुई। कौन सी लाइनें हैं, आप बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ठीक है, अब इसका जवाब मैं यहां पर दे रहा हूं। अपने मन से अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे प्रयुक्त पंक्तियां या प्रस्तुत पंक्तियां सौंधी सौंधी सी सुगंध इस कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। यहां तक मैंने क्या किया, मसाला डाला हूं यहां तक, ये हर भावार्थ में फिट होता है। मनोहारी शब्द चित्र खींचा है, कवि कहना चाहते हैं कि, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि, यहां तक मसाला, उसके आगे मैं आप बोल रहा हूं इसका मतलब थोड़ा जोर जाड़ के आपको लिखना है। कवि कहते हैं कि बारिश के होने की वजह से हर तरफ हरियाली छा गई है, बारिश के होने की वजह से बाग बगीचे भी लहरा रहे हैं और तालाब भी भर गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुस्का रहे हैं। तरु भी मस्ती में गीत गा रहे हैं, वह हरे भरे हो गए हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही है। कवि खुश होते हुए कह रहा है कि ये सभी बातें सौंधी सुगंध अपनी मिट्टी से बोल रही है। हो गया, बहुत इजी है। अच्छा, एक बात और कि अगर आपने भावार्थ नहीं पढ़ा है तो तमाम नज्मों का भावार्थ भी मेरे पास है, मेरे वेबसाइट पर है। अब सब चीजें मैं अब वीडियो में कैसे दूं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भाई अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि 1-2 घंटे के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाए, और एग्जाम के टाइम में तो मैं बहुत फास्ट रिप्लाई करता हूं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, तमाम नज्मों का भावार्थ नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। अगर आपके पास तमाम नज्मों का भावार्थ नहीं है, सरल अर्थ नहीं है, तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करना है। उसकी लिंक मैं आपको उसमें दूंगा आपके कमेंट्स में। फिर आप उस पर जाके मेरे वेबसाइट पर जाएंगे, एक पीडीएफ ओपन होगी, वो पीडीएफ पर से आपको क्या करना है, पूरा भावार्थ पढ़ना है। ओके, अब दूसरी कविता यहां से, चलो बहुत अच्छी कविता है, अति सेहत श्यामजू। हमने पढ़ा है ना, श्याम जी आप बहुत प्यारे लगते हैं, ये कविता है, उसमें से ये पद्यांश दिया हुआ है, आधी कविता दी हुई है। ठीक है, अब ये कविता तो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। भावार्थ आपको 2-2 नंबर का करके 4 नंबर का आ जाता है। ये सवाल तो आप ढूंढ कर लिख लेंगे, इसलिए आपको पढ़कर जाना जरूरी है। खैर, पद्यांश में प्रयुक्त पंछियों के नाम, परिंदों के नाम लिखना है जो हमारे पैराग्राफ में आए हुए हैं। देखो यहां पर एक है काग चौथी लाइन में, और यहां पर है मोर। ये 2 चीजें हैं, 2 पंछियों के नाम है जो हम यहां पर लिख देंगे, 1 नंबर हमें मिल गया। अब उसके बाद कृष्ण ने पहने हैं, कृष्ण ने क्या पहना है, पग में क्या पहना है, और सुंदर कसीवी क्या है। तो पग यानी पैर, पैर में उन्होंने क्या पहना हुआ है, पैंजनी पहना हुआ है, पायल पहनी हुई है उन्होंने, उनके अंदर पहनते हैं घुंघरू वाले जेंट्स भी। कृष्ण जी ने क्या पहना है, पैर में पैंजनी पहना है, और सुंदर कसीवी क्या है, यहां पर है दी हुई। अब आखिरी सवाल इस कविता का, पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब वहां पर देखना, आपने पहले सवाल में आया था अंतिम यानी आखिर,
और यहाँ पर प्रथम दो पंक्तियों का यानी पहली दो पंक्तियों का भावार्थ हमें या सरल अर्थ हमें लिखना है 25 से 30 शब्द। अब 25 से 30 शब्द बड़ी मुश्किल से 3 लाइन होते हैं। अगर एक लाइन में आपने 10 वर्ड लिखे हैं तो हमको क्या करना है, 5 लाइन लिख देना है। बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं होती है। बस बच्चा अपने अकलमंदी से काम ले, स्मार्टली काम ले, थोड़ा स्टडी कर ले, ज्यादा कुछ लगता नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, प्रथम दो पंक्तियां। भाई कौन सी दो पंक्तियां है? धुरी भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बजती पीरी कछोटी। अब इसमें अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेशन अगर आपको करके बता दूं तो कैसा होगा कि जो श्याम जी है, धुरी भरे अति सोहत श्याम जू, कि उनके जिस्म पर जो धुरी लगी हुई है, राख लगी हुई है, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके ऊपर जो चोटी बंधी हुई है सर पर, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना, और वो खाते हुए पीते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पग पैंजनी बजती पीरी कछोटी, और उनके पैर में की जो पैंजनी है, पायल है, बहुत बज रही है, अच्छी लग रही है। और उसी तरह से पीली कछोटी यानी पीले रंग की धोती भी अच्छी लग रही है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम किया करो। ऐसे वर्ड्स घुमाओ के सामने वाला पढ़कर ना आप इंप्रेस हो जावे। कुछ भी नहीं लिख कर आना है। कैसा, अगर कुछ नंबर आपको लेना है ना तो स्मार्टली काम करो। कोशिश करो कि हमारे जवाब में अक्सर हिंदी आए, लेकिन इसमें मसाला अच्छा डालने की कोशिश करो। मसाला किसको बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं वो समझ पा रहे होंगे इजीली कि ऐसे कुछ लफ्ज होते हैं, कुछ जुमले होते हैं जो किसी भी जवाब में भावार्थ में, सरल अर्थ में फिट हो जाते हैं, यानी सरल अर्थ में फिट हो जाते हैं। ऐसे जुमले हैं, इतने इंप्रेसिव जुमले होते हैं, इतने लजीज जुमले होते हैं कि पढ़ने वाला बोलता है इसको हिंदी बहुत अच्छे से आती है। जैसे मिसाल के तौर पर शुरुआत में आपने अगर उसको सिक्सर मार दिया, आपने बोला है कि प्रस्तुत पंक्तियां अति सुहद श्यामजू इस कविता से ली गई है, और इस कविता में कवि ने बहुत ही मनोहारी शब्द चित्र खींचा है, और वे इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि, ये मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, ये मसाला है। इसके अलावा और एक मसाला है। 2 मसाले आप याद करके चले जाओ और बगैर ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखो, इंशाल्लाह आपको बनिस्बत पहले से अभी ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि कवि कहना चाहते हैं कि श्याम जू के ऊपर जो धूल लगी हुई है, राख लगी हुई है, वो बहुत जच रही है। उसी तरह से उनके सिर पर जो चोटी बंधी हुई है बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही है। श्याम जू मक्खन खाते हुए अपने आंगन में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पैर की पायल बज रही है, जिसकी आवाज मधुर आ रही है, और उन्होंने जो पीली कछोटी पहनी है वो धोतर भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये हो गया आपका जवाब। भाई बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे जवाब को सुने होगे तो आपने देखा होगा कि उन्हीं लफ्जों को मैंने घुमा फिरा कर लिखा। अब उसके अंदर एक बात याद रखो, जब भी सरल अर्थ आता है ना, तो इसका मतलब ये कि आप सेम टू सेम जब उसके अंदर के जुमले अपने जवाब में इस्तेमाल मत करो, बल्कि उसके समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल करो। उस समझ में आ रही मेरे बात में क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 2 लाइन का आपको ट्रांसलेशन करना है ना, तो सेम टू सेम जुमले इस्तेमाल मत करो। जैसे अब यहां पर पैंजनी है तो मैंने पायल का इस्तेमाल किया, कछोटी है तो मैंने धोतर का इस्तेमाल किया, धुरी है तो मैंने राख का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि बच्चा ट्रांसलेट कर पा रहा है, सरल अर्थ बता पा रहा है। ठीक है, अगर सेम टू सेम 2 लाइन लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये बात, नंबर तो मिलेगा नहीं, ये बात सही है, लेकिन अगर आपने लिखा है कुछ ना कुछ तो वहां पर उसको नंबर देना कंपलसरी हो जाता है, आधा क्यों नहीं। इसलिए छोड़ने से बेहतर है आप कुछ ना कुछ लिख कर आवे। ठीक है, ये 2 नज़्में। अब यहां से हमारा भाषा व्याकरण शुरू होता है। ये 2022 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसके पहले के और इसके बाद के अगर आपने बोर्ड के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर सभी बोर्ड के पेपर सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें 8 साल के बोर्ड के पेपर दिए गए हैं, और जस्ट उसी के सामने आप उसका जवाब भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी
डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, खैर हम व्याकरण विभाग की तरफ आ गए, जो 8 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। यानी यहाँ पर 4 लफ्ज दिए हुए, जिसमें से एक सही है और 3 गलत हैं। तो जो सही है बस उसको उठा के हमें अपने आंसर में लिखना है, चारों लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुरक्षित। ये सुरक्षित 3 तरीके से गलत है और एक उसमें सही है। जो सही है वो दूसरे नंबर का है, सुरक्षित, जिसमें पहली विलांटी है और पहला उकार है, ये वाला दूसरे नंबर का। अब दूसरा है मंत्र मुग्ध होना, 4 लिखे हुए हैं, जिसमें से ये मंत्र मुग्ध सही है। इसको उठाएंगे और हम अपने पेपर में लिख देंगे, तीनों को नहीं लिखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, आप दोनों भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, एक जो सही होगा उस पर आपको मिल जाएगा। पहला है अथवा। अथवा से मुराद होता है या। इस घर में मैं रहूंगा अथवा जुनेद। कोई बोल रहा है कि मैं रहूंगा या तो जुनेद रहेगा, उसका मतलब होता है या। और जहां आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर जरूर उसके नीचे अंडरलाइन करो आप। उसके बाद आप बोल रहे आह, आह ये दर्द भरी कहानी। हमने आह को इस्तेमाल किया है। ये चीजें हैं, यहाँ पर बच्चे बीच में कभी कभी आह को इस्तेमाल कर देते हैं, तो यहाँ पर आप इस बात का ख्याल रखेंगे, इसलिए दोनों आप सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद संधि। संधि शब्द दिया हुआ है हिमालय, और उसके बाद विच्छेद हम करेंगे हिम आलय। और ये कौन सी संधि हुई? स्वर संधि हुई। क्यों हुई? इसके 15 रूल्स है, उसका मेरा अलग से वीडियो है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एन एग्जाम के वक्त आप संधि के चक्कर में ना पड़े, उसके रूल्स को याद करने में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि जो 5 पेपर मैं आपको दे रहा हूं या आप कर रहे हैं, वो 5 पेपर के संधि, उसमें आए हुए वर्ड्स आपके गाइड में जितने दिए हुए हैं और आपके टेक्स्ट बुक में जितने संधि शब्द दिए हुए हैं, बस उसी को रिवाइज करते जाइए आप, बाकी कुछ नहीं, उसी में से पूछा जाएगा। ये स्वर संधि हो गया। उसके बाद आशीर्वाद। आशीर्वाद को इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद ये विसर्ग संधि है, जो 2 डॉट होते हैं इसको बोला जाता है विसर्ग चिन्ह, जिसके दरमियान में आ जाता है ये विसर्ग संधि हो जाता है। तो ये बहुत इजी होता है पहचानना, विसर्ग संधि। अब उसके बाद है वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर क्या है, हमें 2 वर्ड दिए हुए हैं, मुहावरे दिए हुए हैं, अंक में भरना, पिंड छुड़ाना। अब ये 2 मुहावरों में से इस वाक्य के अंदर हमें इस्तेमाल करना है कोई एक मुहावरा जो अंडरलाइन के लिए फिट होता है। वाक्य क्या है? भवन की तात्कालीन स्वामिनी ने मुझे गले लगा दिया। अब इसमें से गले लगा लिया, इसमें हटाना है और इन दोनों में से इस्तेमाल करना है। तो गले लगाना किसको बोलते हैं? अंक में भरना। तो वाक्य किस तरह से होगा? भवन की तात्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। अथवा। अथवा यानी या। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। मौत के मुंह में चले जाना, यानी खतरे में जाना, खतरे में पड़ जाना, मुश्किल में पड़ जाना। अब इसको इस्तेमाल भी हम करना है, तो हम कैसे करेंगे? अफ्रीका के जंगल में जाना ऐसा है जैसा मौत के मुंह में चले जाना। ठीक है। उसके बाद काल के ताल्लुक से क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। हमें काल भेद पहचानना है, याद रखना है हिंदी में हमें ज़ैली जमाना भी लिखना पड़ता है और मेन जमाना भी लिखना पड़ता है। ज़ैली जमाना यानी क्या? पूर्ण, अपूर्ण और सामान्य। और मेन जमाना क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो देखो यहाँ पर रहे आया है जिसकी वजह से अपूर्ण हुआ, और है की वजह से वो वर्तमान काल हुआ, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। इसका भी मेरा अलग से वीडियो है डिटेल में, आप वो जाकर देख सकते हैं, जिसको इजीली आपको पहचानना आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। हमें वहां पर क्या करना था? पहचानना था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है, यानी बदलना है।
याद रखना, परिवर्तन करना यानी चेंज करना। भाई कहाँ चेंज करना है? हिदायत के मुताबिक चेंज करना है। हिदायत कहाँ पर है? ये देखो ब्रैकेट में है। सामान्य भविष्यकाल में चेंज करना है इस जुमले को, वे पास के कमरे में बैठे हैं। अब इसको सामान्य भविष्यकाल कैसे करेंगे? वे पास के कमरे में बैठेंगे, हो गया इसका जवाब। बैठे हैं को हम बोल देंगे बैठेंगे, सामान्य भविष्यकाल हो गया। उसके बाद मुझे अभिवादन का ध्यान आया, पूर्ण भूतकाल से करना है। मुझे अभिवादन का ध्यान आ चुका था। एक मुझे अभिवादन का ध्यान आया था, ये भी पूर्ण भूतकाल है। था थी थे कहाँ आता है? भूतकाल में आता है। चुका चुकी चुके कहाँ आता है? पूर्ण में आता है, तो पूर्ण भूतकाल हो गया। ओके, अब वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन, जुमले के भेद को पहचानना और उसको चेंज करना। अब यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको रचना के आधार पर भेद पहचानना है। तो रचना के आधार पर तो तीन ही है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वो आदमी पागल नहीं हो सकता, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। अब ये भी चीजें क्या है, ये पेपर हम सॉल्व कर ले, इसलिए हर चीज में डिटेल में नहीं बता सकता। हर चीज की लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां पर जाइए, टॉपिक चूज कीजिए और उसको समझ लो। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर हमें परिवर्तन करना है, लेकिन अर्थ के आधार पर करना है। अर्थ के आधार पर तो 15-20 किस्में हैं वाक्य की, है ना। जैसे प्रश्नार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, संकेत वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, ये अर्थ के आधार पर है और इसमें कोई बड़ी कंफ्यूज होने की बात नहीं। वो क्लियर कट बोलता है कि भाई अर्थ के आधार पर लिखो या रचना के आधार पर लिखो। ठीक है, अब यहां पर हमें परिवर्तन करना है, लेकिन अर्थ के आधार पर करना है। उसमें क्या है? इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। तो हम लिखेंगे इसका हमने तुम्हें न्योता क्यों दिया था। बन गया, क्यों लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। प्रश्नार्थक वाक्य में भाई प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी होता है। उसके बाद हमारा चौथा हिस्सा शुरू हो रहा है रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन से। कोपरी रहवासी संघ A111 कोपरी विलास भवन ठाणे पश्चिम से मंडल आयुक्त जोन 3 महानगर पालिका कोपरी ठाणे पश्चिम को क्षेत्र में फंसी गंदगी के संबंध में शिकायत पत्र लिखते हैं। अब एक पॉइंट अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो, किसे से पहले आने वाला पता हमेशा प्रेषक का होता है। को से पहले आने वाला पता हमेशा प्रति का होता है, जिसकी वजह से आपको प्रेषक और प्रति का एड्रेस लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब ये कौन सा है? औपचारिक है क्या अनौपचारिक है? इसको पहचानने का आसान ट्रिक है कि अगर ये रिश्तेदारों और दोस्तों को लिखा हुआ है तो ये अनौपचारिक है, और अगर ये दोस्तों या रिश्तेदार को नहीं लिखा हुआ है, रिश्तेदार बोले तो आई बाबा इनको लिखा हुआ है, नहीं है तो फिर ये औपचारिक है। अब यहाँ पर भाई बहन या फिर मित्र आई बाबा इनका कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये है औपचारिक पत्र। और नीचे वाला जो पता है पत्र है, औरंगाबाद में रहने वाला वाली सोहम शर्मा सीमा शर्मा अपनी अपनी मित्र, देखो मित्र और सहेली आ गया मतलब दोस्त आ गया, इसका मतलब ये हो गया अनौपचारिक पत्र हो गया। दोनों के फॉर्मेट में आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? औरंगाबाद में रहने वाला वाली सोहम शर्मा सीमा शर्मा अपना अपनी मित्र सहेली मोहन मोहिनी पांडे को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप सवाल पढ़ेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल पढ़ने के बाद जो घंटी बजना चाहिए वो इस क्वेश्चन की बजना चाहिए कि भाई ये सवाल किस किस्म का है, औपचारिक है या अनौपचारिक है। यहाँ तो सीधी बात है, अनौपचारिक का है ऐसा पत्र जो किसी मित्र या मैत्रीन या रिश्तेदार को लिखा जाता है, वो अनौपचारिक पत्र होता है। अब यहाँ पर अनौपचारिक पत्र है, अब हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने की बात है कि मैंने आपको कहा था कि को से पहले आने वाला पता हमेशा प्रति का होता है और से पहले आने वाला पता हमेशा
प्रेषक का होता है। अब यहाँ पर को से आने वाला पता किसका है? मोहन और मोहिनी का है। इसका मतलब मोहन और मोहिनी कौन हुआ? ये प्रति हुआ। ठीक है। अब तीसरी और एक अहम चीज़ अब याद रखो कि अनौपचारिक पत्र में आपको प्रति का एड्रेस लिखना कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, वरना स्किप कर दो। तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे दिनांक, उसके बाद लिखेंगे प्रिय सखी मोहिनी। ये प्रति है हम जिसको लिख रहे हैं। मैंने कहा था कि को से पहले जो आएगा वो प्रति रहेगा। इजी ट्रिक है समझने की। प्रिय सखी मोहिनी, सखी यानी सहेली, स्नेह भरा नमस्कार। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगी। उम्मीद है कि आप सेहतमंद और खुशहाल होंगी। आज मैं तुम्हें व्यायाम का महत्व बताने के लिए ये पत्र लिख रही हूँ। व्यायाम हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। नियमित व्यायाम करने से आलस्य दूर होता है और मन भी प्रसन्न रहता है। आलस्य यानी सुस्ती और प्रसन्न यानी खुशहाल। यह हमें बीमारियों से बचाता है तथा हमारी एकाग्रता बढ़ाता है। विद्यार्थी जीवन में तो व्यायाम और भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पढ़ाई में मन लगता है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम रोज़ सुबह थोड़ा समय निकाल कर योग या दौड़ ज़रूर किया करो। योग यानी एक्सरसाइज। शेष यानी बाकी सब कुशल है यानी ठीक ठाक है। पत्र का उत्तर अवश्य देना, पत्र का जवाब ज़रूर देना। अब स्टेप आती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं धन्यवाद। उसके बाद लिखो तुम्हारी सखी यानी तुम्हारी सहेली कौन है? सीमा शर्मा। अब यहाँ पर सीमा शर्मा का एड्रेस लिखना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, प्रति का एड्रेस नहीं लिखे तो चलेगा, लेकिन आपने प्रेषक आपके खुद का एड्रेस लिखना यहाँ पर लास्ट में ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ईमेल लिखना भी ज़रूरी होता है, भले ही उसमें ना दिया हुआ हो। ठीक है, इस बातों का ख्याल रखना आपने। जो मैंने इसके अंदर दिया वो तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लास्ट का ईमेल लिखना आपको कंपलसरी होता है। ठीक है, इसका मतलब तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हिंदी का पत्र है। कहानी लेखन। देखो कहानी लेखन हम किस तरह से करेंगे। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, शॉर्ट में आपको लिखना है। देखो ये कहानी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कौन सी कहानी है, अगर रिपीट होगी तो आपको काम आ जाएंगी। हमने हेडिंग डाला सबसे पहले बचत का महत्व। यहाँ पर हेडिंग पर ही हमको आधा नंबर मिल जाता है। एक मजदूर दिन भर कड़ी मेहनत करता था और रोज बनिया की दुकान से चावल खरीदता था। बनिया उसे हमेशा बचत करने की सलाह देता, पर मजदूर ध्यान नहीं देता। बनिया हर दिन उसके चावलों में से थोड़ा थोड़ा अलग रख देता। 15 दिन बाद उसने 2 किलो चावल मजदूर को दिए। मजदूर आश्चर्यचकित रह गया और बचत का महत्व समझ गया। सीख, छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा सहारा बनती है ना। इम्प्रेस कम लिखना है लेकिन इम्प्रेसिव लिखना है। जब भी आप निबंध लिखना शुरू करें, शीर्षक यानी उन्वान देना न भूलें। आज के इस निबंध का शीर्षक है मेरा प्रिय नेता। भारत नेताओं की भूमि है। गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेक नेताओं के नाम भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं। हालांकि सभी नेताओं के प्रति मेरे मन में आदर है, पर मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता हैं। मेरा प्रिय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय अर्थशास्त्री, न्यायवादी, राजनेता, लेखक, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वे राष्ट्रपिता के रूप में भी लोकप्रिय है। जाति प्रतिबंधों और अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में उनका प्रयास उल्लेखनीय रहा। मेरे प्रिय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहेब के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
की सेना में कार्यरत थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का परिवार महार जाति से संबंध रखता था, जिसे उन दिनों समाज में अछूत माना जाता था। दलित परिवार से होने के चलते उन्हें समाज में काफी असमानता और जातीय भेदभाव झेलना पड़ा। 1956 में डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भाव रहेगा तब तक यह धर्म विकास नहीं कर सकता। डॉ. बाबा साहेब के अनुसार बौद्ध धर्म के द्वारा मनुष्य अपनी आंतरिक क्षमता को प्रशिक्षित करके उसे सही कार्यों में लगा सकता है। उनका दृढ़ विश्वास इस बात पर आधारित था कि ये धार्मिक परिवर्तन देश के तथाकथित निचले वर्ग की सामाजिक स्थिति में सुधार करने में सहायता प्रदान करेंगे। अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिया। उन्होंने भारतीय समाज में समानता लाने के काफी कोशिशें की। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपने आप को उस समय के शिक्षित भारतीय नागरिक बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया और भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया। उन्हें संविधान निर्माता व संविधान का जनक कहा जाता है। काबिलियत के दम पर वह भारत के पहले कानून मंत्री के पद तक पहुंचे। इन सभी गुणों के कारण मेरे सबसे प्रिय नेता बाबा साहेब रहे हैं। मुझे आशा है यह निबंध आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।